तो जैसा पिछली बार हम लोग की बातचीत हुई थी कि भारतीयों की वर्तमान दशा के बारे में, भारतीयों के अंदर एक प्रकार की हीनता की भावना, नकल करने की भावना और अपने विवेक का प्रयोग ना करना। और जिस तरह से ब्लॉटिंग पेपर किसी स्याही को सोख लेता है, वैसे ही हम लोग के अंदर कुछ भी पश्चिम से आता है उसको हम लोग सोख लेते हैं। तो आखिर ये जो नकल करने की प्रवृत्ति और साथ साथ चालाकी, ये दोनों चीजें। तीसरी बात कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसके अंदर एक तरह का अहंकार भी दिखाई पड़ता है, एक तरह की आक्रामकता भी दिखाई पड़ती है। फिर चौथी बात कि हमारा अपना सौंदर्य बोध पूरी तरह से नष्ट हो जाना। तो इन सब मुद्दों पे हम लोगों ने विस्तार से बातचीत किया था और इसके मनोवैज्ञानिक कारणों के ऊपर बात हुई थी, जिसमें समाधान के रूप में एक बात ये उभर के आई थी कि इसके लिए एक काम जो हम लोग को करना चाहिए वो है अपने इतिहास को जैसा है वैसा देखना, समझना। क्योंकि अभी हमारी जो इतिहास की जो समझ है वो वो ठीक है नहीं। तो उसमें गहराई से देखना पड़ेगा। और जिस तरह से भाई अगर आपका अतीत खराब रहा है, कोई घाव है, घायल हैं आप, तो उसको छुपाने से तो काम होगा नहीं, उसको मरहम रखने की जरूरत है, उसको समझने की बात है। तो ये एक बिंदु आई थी कार्यक्रम के रूप में। आज हम लोग उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और मुख्य रूप से उसके राजनीतिक जो कारण रहे हैं उस पर बात करेंगे। तो पहला सवाल हमारा ये है कि जिस समय भारत की आज़ादी को लेके उथल पुथल चल रही थी, खास करके 1942 के आसपास, तो वहां से शुरू करते हैं। तो उस समय जब भारत को आज़ादी मिलने वाली थी, लगभग तय हो गया था कि ठीक है अब सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा, तो उसके बाद भारत कैसा होगा, भारत का समाज, भारत की राजनीतिक दशा, उसके बारे में पश्चिम के देश क्या सोचते थे भारत के भविष्य को लेकर के, उस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मतलब पिछली चर्चा में इस पे थोड़ा सा हम लोगों ने बात की थी, हल्की सी। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि 1942 में रूजवेल्ट, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वो अंग्रेजी राजदूत को अपने व्हाइट हाउस में बुला के उनको ये सलाह देते हैं कि आप भारत को जब भी आजाद करें, आप उससे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि भारत वेस्टर्न ऑर्बिट में रहेगा। अब ये इसका अर्थ हमें निकालना पड़ेगा कि ये वेस्टर्न ऑर्बिट का उनका आशय क्या है। मुझे लगता है उसको अगर समझना आप चाहें थोड़ा भी तो उसमें दिक्कत नहीं है, पर अगर उसको मिस इंटरप्रेट करना चाहें तो बहुत तरह से किया जा सकता है। खैर, मैं अपनी समझ उसमें बता सकता हूं। मेरे हिसाब से अंग्रेजों को और वेस्ट को बहुत पहले से, जब उन्होंने भारत का अध्ययन किया है यहाँ आने के बाद, पहले भी करते रहे हैं थोड़ा बहुत, यहाँ बहुत सारे यूरोपीय यात्रा करने वाले ट्रैवलर्स आए हैं और वो भारत भर में घूमे हैं और उन्होंने अपने वृत्तांत लिखे हैं। और उन वृत्तांतों को, वो काफी जबरदस्त वृत्तांत हैं, वो पढ़ने लायक हैं। उनको इन लोगों ने पढ़ा है और हिंदुस्तान पे उनकी नजर पहले से है। और जब से ये यूरोपियन इन्वेजन शुरू हुआ, ऐसे ही तो नहीं शुरू हो गया, मतलब उन्होंने कुछ स्टडी किया, देखा कि यहाँ पे व्यापार इतना बड़ा हो रहा है, ये बहुत समृद्ध देश है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये लोग यहाँ आए और इसको एक तरह से इसको समझ रहे हैं, इस देश को। उनको समझ में आ नहीं रहा है ये देश, क्योंकि हमारे तरीके बहुत अलग हैं। अब जैसे हमारे यहाँ गरीब और अमीर दोनों ही, क्योंकि गर्म देश है और कुछ इस तरह की परंपराएं हैं, तो धोती पहनते हैं दोनों ही, लुंगी पहनते हैं दोनों ही, और ऊपर का जो बदन है वो खुला रहता है।
उस पर कोई ज्यादा से ज्यादा एक गमछा रख लिया या ऐसा कुछ छोटा सा कपड़ा रख लिया, लेकिन खुला बदन है। अब इसको जब यूरोप के लोग देखते हैं तो उनको ये लगता है कि भाई ये तो गरीबी की निशानी है, क्योंकि उनके यहाँ कपड़ा न होना, ठंडा मुल्क है, और कपड़ा न होना तो वो लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहाँ जब बिना कपड़े के देखते हैं तो उनको लगता है ये तो गरीब लोग होंगे। पर जो वास्तविकता है वो उससे उलट है। तो वो उनको बहुत सारे इस तरह के द्वंद्व दिखाई देते होंगे शुरू में। हमारे रिचुअल्स, हमारे काम करने के तरीके, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, एक किताब है पढ़ने लायक है। ये किताब रेजिनाल्ड रेनॉल्ड नाम के एक अंग्रेज ने लिखी है, और किताब का नाम है व्हाइट साहिब्स इन इंडिया। तो उसमें वो एक किस्सा मतलब एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि शुरू में जब अंग्रेज यहाँ आए हैं तो व्यापार करने आए, यहाँ से बहुत सारा कपड़ा खरीद के थान के थान वो ले जाते हैं और यूरोप में बेचते हैं और खूब मुनाफा कमाते हैं। तो हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो जुलाहे हैं, बुनकर हैं, उनको वो बोलते हैं कि भाई हमको उनसे जाके सौदा करते हैं, 10 थान का, 20 थान का, 50 थान का सौदा तय हो जाता है। फिर वो आते हैं, बोलते हैं और बनाओ। वो लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ का जो कारीगर है वो 4-5 घंटे काम करता है, उससे ज्यादा काम नहीं करता, क्योंकि वो अपना ठाट से रहता है। यानी ये नहीं कि दिन भर काम ही काम कर रहा है, वो 4-5 घंटे काम करता है। फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जो उसके परिवार के लोग करते हैं, बच्चे, महिलाएं करती हैं। तो कुल मिलाकर हर आदमी 3-4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता। वो अपना सामाजिकता में काफी समय व्यतीत करता है, भजन कीर्तन में भी काफी समय व्यतीत करता है। तो ये लोग आते हैं कि ये तो 4 घंटे काम करता है, इसको ज्यादा काम करना चाहिए, तो उसको लालच देते हैं कि तुम और काम करो, हम तुमको पैसे ज्यादा देंगे। वो बोलता है भाई नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। अब ये जो बात है कि यार हम तो लालच दे रहे हैं इसको और ये लालच में नहीं आ रहा है, अब इस तरह की चीजें भी वो जब देखता है तो उसको हैरानी होती है। फिर एक और उदाहरण देता हूं कि जैसे इन्होंने यहाँ की खेती देखी, तो मिर्जापुर के इलाके में उन्होंने देखा कि हाँ तो भाई गेहूं बहुत ही अनाप शनाप पैदावार है यहाँ पे, और चिंगलपेट ट्रावनकोर दक्षिण के इलाके में धान की खेती अनाप शनाप हो रही है। वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी खेती हो सकती है, इतनी पैदावार हो सकती है। तो वो उसको डॉक्यूमेंट करके एक जर्नल निकलता है एडिनबर्ग रिव्यू करके, उसमें वो छापते हैं ये सब। लेकिन उसमें ये कहते हैं कि ये अनसाइंटिफिक तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, फिर इतना पैदावार कैसे हो गई। अब देखो, उनकी दृष्टि में साइंटिफिक का मतलब कुछ खास तरह से खेती करना साइंटिफिक है। हम जो खेती कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रही है, तो उसको नाम दे दिया अनसाइंटिफिक। अचंबा हो रहा है। तो वो जहां देखते हैं, चाहे वो कार्य व्यवहार देखते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उनको वो बैठा नहीं पाते उसको। तो ये, पर उनको ये और फिर साथ साथ में मुझे लगता है ये मैक्स मुलर जैसे लोग भी यहाँ आए और इन्होंने वेदों का अध्ययन किया, ये किया, वो किया। इसमें भी ये लोग खोज रहे हैं कि भाई क्या चीज है यहाँ पे। तो ये यूरोप बहुत तरह से लगा हुआ है इस देश को, इस संस्कृति को, इस सभ्यता को समझने में, और उसके पल्ले नहीं पड़ रही है ठीक से। लेकिन उसको कुछ ये समझ में आ जाता है कि कुछ बात यहाँ पे है जो फंडामेंटली हम लोगों से अलग है, और उस बात में बहुत दम है। ये बात कहीं समझ में आ जाती है, और मुझे लगता है वो बात आज तक उनकी समझ में है। हमको समझे नहीं है वो लोग, लेकिन ये समझ में आ गया कि यहां कुछ ऐसी बात है जो कि हमसे बहुत अलग है और उसमें बहुत ताकत है, और उससे वो डर, एक तरह से डर भी है उस चीज का, क्योंकि समझ नहीं पा रहे। डर इसी बात का ज्यादा होता है, जब हम किसी की चीज को समझते नहीं है तो उससे डर लगता है। तो उनको दो चीज दिखाई दे रही है, एक तो हम समझ नहीं रहे हैं और उसमें ताकत है, ये भी दिखाई दे रही है, और इसलिए उससे डर रहे हैं। आज तक उस डर का वो डर है इनके। जैसे इस्लाम को ये लोग समझते हैं, मुसलमानों को ये समझते हैं,
पर ये भारत की जो संस्कृति है और सभ्यता है, इसको ये लोग ठीक से नहीं समझते, पर उससे पोटेंशियली डरते हैं। और इसलिए ये जो सारा खेल होता है कि हिंदुस्तान को तरह तरह से तोड़ने का, उसको वीक करने का, उसको कमजोर करने का, उसको घेरने का, उसके पीछे अंततः यही है कि ये कहीं शक्तिशाली नहीं हो जाए और अपने रास्ते न चले। तो ये रूजवेल्ट बोल रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि भाई ये कहीं अपने रास्ते न चलने लगे, ये वेस्टर्न ऑर्बिट में रहे। ये एक बात हमको बहुत अच्छी तरह समझने की है, मुझे लगता है, क्योंकि इस बात को समझेंगे तो ये भी समझेंगे कि हमारी शक्ति कहाँ है, हमारी शक्ति के स्रोत कहाँ है। और शक्ति का मतलब ये होता है कि आदमी सहज रूप से कॉन्फिडेंस के साथ जी सके। ये सिर्फ हथियारों वाली शक्ति की बात नहीं हो रही है, ये अपने में आत्मविश्वास और अस्मिता का भाव, गर्व नहीं उस तरह का जो कि झंडा लेके आप चलते हैं कि मेरा भारत महान, वो वाली बात नहीं है ये, वो तो फालतू बातें होती। तो ये जो रूजवेल्ट कह रहा है वो वेस्ट के दिमाग में रहा है, और वो लोगों ने ये इसी चीज में लगे हुए हैं कि भाई भारत की बागडोर, सत्ता की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में जाए जो कि जिनको या तो उस बात की समझ ही नहीं है, और जो हमारे रंग में यानी वेस्ट के रंग में लिप्त हो गए। तो उसमें सबसे उपयुक्त कैंडिडेट जो है वो जवाहरलाल नेहरू है। उसको वो लोग पहले से ही कल्टीवेट कर रहे हैं, इसीलिए ग्रूमिंग की जा रही है उसकी, और उसमें कोई टक्कर भी नहीं है उनकी। उनका कोई टक्कर एक ही आदमी उनको दे सकता है, मतलब हर तरह से देखोगे तो सिर्फ एक ही आदमी उनको टक्कर दे सकता है, वो है नेताजी सुभाष बोस। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नेताजी बहुत अलग सोच वाले आदमी, मतलब आपको ये समझना होगा, ये धर्मपाल जी की अंडरस्टैंडिंग गांधी में ये बात है। वो इस बात को उठाते हैं कि देखो, जिस तरह नेहरू ये मानते हैं कि गांधी देश को पीछे ले जाने की तैयारी में है, ये सब ग्रामोद्योग और खादी और ये सब गाय की बात और ये सब जो करते हैं और गांवों की बात, तो उन लोगों को लगता है ये सब पीछे ले जाने की बात है। तो उसमें नेहरू जी और सुभाष बोस एक ही है। उसका प्रमाण ये है और या संकेत ये है कि कांग्रेस में रहते हुए सुभाष बोस ने एक गठन किया, एक संगठन का, उसका नाम रखा, ये बहुत सोच समझने की बात है, उसका नाम क्या रखा उस संगठन, वो आज भी जीवित है, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात है कि भाई ये पीछे ले जा रहे हैं, हम तो फॉरवर्ड ले जाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक है। तो जहां तक एक डेवलपमेंट की बात है, आज की भाषा में अगर डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल करूं, तो उसका जो सपना सुभाष बोस का और नेहरू के सपने में बहुत फर्क नहीं रहा होगा, मेरे को ऐसा लगता है, और बातों में रहा होगा। खैर जो भी हो, इन दोनों में एक, मतलब अगर नेहरू की कोई चुनौती दे सकता है उस समय, तो सुभाष बोस दे सकते हैं। और इस बात को ये वेस्ट भी समझता है, और वेस्ट को सुभाष बोस से ज्यादा खतरा लगता है, क्योंकि सुभाष बोस बहुत हिम्मती आदमी है, नेहरू में उतना साहसी नहीं है। नेहरू दिखाते हैं कि मैं साहसी हूं, वो सब उनके पैंतरेबाजी बहुत है, लेकिन साहसी नहीं है। सुभाष बोस साहसी है, और उसका प्रमाण है, मतलब वो आदमी यहां से जा करके, और इनको इतना अपमान भी सहा उन्होंने शुरू में जर्मनों से और इन लोगों से, फिर भी डटे रहे, और उन लोगों को कन्विंस किया कि भाई अपने जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको मुझे दे दो। ये कोई मामूली चीज नहीं है, और उस आदमी की कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है, वो उनका कमांडर बनता है, उसने पूरी एक फौज खड़ा करता है और टक्कर देता है जहां जहां उसका कोई साधन नहीं है, मतलब जीरो से शुरू करता है वो आदमी। और इतनी बड़ी हिम्मत लेकर के एक अननोन टेरिटरी में चले जाना, अज्ञात क्षेत्र में चले जाना, हिटलर क्या बोलेगा, जापानी क्या बोलेंगे, उन्होंने बहुत बड़ा साहस दिखाया और किया। तो अंग्रेज उससे घबराते कि ये आदमी तो कुछ भी कर सकता है।
नेहरू प्रेडिक्टेबल है अंग्रेजों के हिसाब से, वो नेहरू को समझते हैं। ये वेस्ट जिसको नहीं समझता उससे बहुत घबराता है। वैसे तो ये मनुष्य की भी प्रवृत्ति है, जिसको नहीं समझता उससे घबराता है, लेकिन वेस्ट को हर चीज समझनी। हम लोगों के क्या 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 है कि हम लोग ये मानते कि भाई सब चीज समझी नहीं जा सकती। ये कहीं ना कहीं अपने अपने जहन में रहता है कि सब चीज नहीं समझी जा सकती, इसलिए हम जो चीज को नहीं समझते उससे अलग तरह से डील करते हैं। वेस्ट उससे घबरा जाता है। तो ये नेताजी से घबराए हुए हैं कि आदमी तो कुछ भी कर सकता है, समझ में नहीं आता क्या कर सकता है। तो मेरा तो पूरा इसमें और ये एक बात और कह दूं कि ये हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अमेरिका अलग है, इंग्लैंड अलग है, रूस अलग है, पर वो लोग भारत को जब देखते हैं इतनी अलग अलग दृष्टि से नहीं देखते। मोटी जब बात होती है उसमें उन लोगों की सहमति है, खास करके दूसरे विश्व युद्ध के बाद। इसमें उन लोगों की कोई ये नहीं है कि अमेरिका इधर ले जाना चाहता है, रूस उधर ले जाना चाहता है और इंग्लैंड उधर ले जाना चाहता है, ऐसा नहीं है। उनकी सबकी सहमति है कि इस देश को के साथ कैसा हमको मोटा मोटा व्यवहार करना है, और उसमें नेताजी को रास्ते से हटाने का और नेहरू का रास्ता साफ करने का इसमें सहमति वेस्ट की है। अब नेताजी के साथ क्या हुआ नहीं हुआ इस पे हम लोग क्या कहें, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जो एक मेरा मन ये कहता है कि उसमें इन लोगों का हाथ रहा है। चाहे नेताजी 45 में उनका दुर्घटना हुई या नहीं हुई और वो साइबेरिया के जेल में रहे, और बात ये सब भी खबरें हैं, वो गुमनामी बाबा बन के यहाँ आए वगैरह वगैरह, और कुछ इस तरह की चीजें भी बाहर आ रही हैं कि वो रूस में जो राजदूत है उसको सुराग भी लगा और किसी और ने देखा भी और उसको धमकाया गया कि भाई तुम ये बात बिल्कुल मत बोलना। तो मतलब हिंदुस्तान की सरकार को कुछ इस बारे में पता है। आज तक वो दस्तावेज रूस ने साफ नहीं किए हैं कि नेताजी के बारे में जो भी उनके पास दस्तावेज हैं वो अभी तक ओपन डॉक्यूमेंट नहीं है। हम लोग को नहीं मालूम उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर जो भी हुआ, चाहे वो जेल में थे चाहे उनको वो प्लेन क्रैश में मरे, दोनों ही के पीछे वेस्ट उन लोगों का हाथ है। ये ऐसा मुझे लगता है कि उसको हटा करके नेहरू का रास्ता साफ किया जाए। आजादी के बाद जैसा पिछली बार मैंने तुमको बताया था कि मुस्लिम लीग के बहुत थोड़े से लोग, जो मुस्लिम लीग वो पार्टी है जो पाकिस्तान चाहती है धर्म के आधार पे, इस्लाम के आधार पे, और वो बन गया। मुस्लिम लीग के बहुत थोड़े से लोग पाकिस्तान गए, अधिकांश लोग तो यहीं रहे, और फिर वो कांग्रेस में घुल मिल गए। और नेहरू ने एक पॉलिसी चलाई जो आज तक मतलब अब वो इतनी कामयाब नहीं है क्योंकि बीजेपी ने भी वही पैंतरा सीख लिया, पर उन्होंने वो बहुत दिनों तक उसका लाभ उठाते रहे। उन्होंने एक पॉलिसी चलाई एक नीतिगत तरीके से कि एक तरफ तो मुस्लिम लीगियों को अपने साथ कर लिया, दूसरी ये पैंतरा लिया कि भाई आरएसएस और ये जो हिंदू राइट विंग पार्टीज हैं, जैसे उस समय राम राज्य पार्टी होती थी, उस समय हिंदू महासभा होती थी, उस समय जनसंघ तो शायद थी ही, तो ये सब पार्टियों से मुसलमानों को डरा रहा कांग्रेस ने, खासकर नेहरू जी, कि उनका हवा दिखाकर कि ये तुमको रहने नहीं देंगे, मार देंगे, काट देंगे, हैन तैन ये सब करके उनको डराया, डरा करके उसको उनके वोट को अपने पॉकेट में कर लिया। वो मतलब हम ही तुम्हारे रहनुमा हैं और कोई तुमको पनाह नहीं दे सकता, तुम्हारा हित चाहने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है और वो है कांग्रेस पार्टी। उनका डर दिखाओ और अपने को उनका हिमायती घोषित करो, इस तरह के उन्होंने पैंतरे दिखाए, तो उसका खूब लाभ मिला, खूब लाभ मिला। एक बात बताना चाहता हूं, 19 डॉक्टर लोहिया, मैं उनको बहुत बड़ा देशभक्त मानता हूं, जैसे जयप्रकाश जी को बड़ा देशभक्त मानता हूं, ऐसे डॉक्टर लोहिया को भी मैं बड़ा देशभक्त मानता हूं। डॉक्टर लोहिया हमारे यहाँ
52 में पहला चुनाव हुआ, आम चुनाव, उसके बाद 57 में हुआ, उसके बाद 62 में हुआ। 57 और 62 में डॉक्टर लोहिया ने अपनी जिद पे नेहरू के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा, जानते हुए कि नेहरू से लड़ना आसान नहीं है, हारेंगे, लेकिन वो एक प्रतीकात्मक लड़ाई वो लड़े और हारे, पर जमानत जब्त नहीं हुई। अच्छी खासी उन्होंने लड़ाई उनको, नेहरू को दी। पैसे भी नहीं थे, कुछ नहीं था, साधन नहीं थे, पूरी मशीनरी नेहरू के साथ, फिर भी उन्होंने अच्छी खासी उनको वो दी। 1963 में चीन का युद्ध हो चुका है, 62 में हम हार गए हैं, नेहरू जी का अभिमान टूट चुका है काफी हद तक। 63 में यूपी में 3 उपचुनाव होते हैं और वो 3 उपचुनाव में से एक जगह दीनदयाल उपाध्याय खड़े होते हैं, एक जगह से आचार्य कृपलानी खड़े होते हैं और एक जगह से डॉक्टर लोहिया खड़े होते हैं फर्रुखाबाद से। जिस दिन वो अपनी इस बात को अनाउंस कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लोहिया, कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूं, ये बाई इलेक्शन, उस दिन वो बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो ये जो बात मैंने अभी तुमको बताई, वो बात उसको इंगित करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अब समझ पा रहा हूं कि नेहरू जी ने बड़ी चालाकी से आरएसएस का और ये हिंदू राइट विंग पार्टीज का हवा दिखा करके मुसलमानों को डराया है और उनके वोट अपने पॉकेट में किए हैं। इस खेल को मैं समझा हूं अब। और ये जो नाम लेते हैं बाकायदा, आरएसएस और मुसलमानों के बीच में ये जो दूरी बढ़ी है, ये देश के हित में नहीं है और मैं इस दूरी को कम करने के लिए काम करूंगा। लोहिया एक समाजवादी है, वो ये बात कह रहे हैं। आज का कोई समाजवादी माई के लाल में ये ताकत नहीं है इस तरह की बात करते। ये लोग तो घिसी पिटी राजनीति करते है ना। वो ये कहता है मैं आरएसएस और मुसलमानों के बीच में ये जो खाई कांग्रेस ने बढ़ाई है उसको देश के हित में नहीं है, उसको कम करने के लिए मैं काम करूंगा और मैं दीनदयाल उपाध्याय के लिए कैंपेन करूंगा। और उन्होंने कैंपेन किया दीनदयाल उपाध्याय के लिए। इन दोनों की अच्छी दोस्ती, ये निकट आ रहे हैं एक दूसरे के, और ये खतरे की घंटी है कांग्रेस के लिए। इस नजदीकी का जो परिणाम निकला वो बहुत बाद में निकला। उसके बीच में नेहरू जी चले गए और शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर से रूसियों को और अंग्रेजों को ये बर्दाश्त नहीं है क्योंकि वो देसी आदमी है। फिर से वो संभावना है एक बार और कि हिंदुस्तान दहशत तरीके से अपना रास्ता चुन लेगा। जो नेहरू का जो रास्ता है, जो वेस्टर्न ऑर्बिट वाला, उससे कहीं पटरी दूसरी तरफ ना चली जाए। ये एक संभावना इसकी है शास्त्री के काल में। तो शास्त्री को भी रास्ते से हटाया जाता है। मेरे को तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनको रास्ते से हटाया गया और फिर इंदिरा गांधी आ गई है। आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे, आई थिंक ये मित्रोखिन डायरी में है, मैंने कहीं उसका एक्सट्रैक्ट पढ़ा है कि कहते केजीबी वाले कि सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 2/3 सदस्य हमारी पॉकेट में है। 2/3 सदस्य, वो तो सिर्फ और फिर वो ये भी कहते हैं कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों में भी हमने अपनी घुसपैठ बढ़ा ली है। सीपीएम, सीपीआई, जो कि 62 के बाद 2 पार्टियों में विभाजित हो गई, उसमें तो है ही इनके लोग, उनके तो लोग हैं ही। मतलब वो तो सीपीआई तो इन्हीं की पार्टी है एक तरह से। और आपको ये पता होगा कि भारत और रूस का जो व्यापार है, उसकी संधि जो है, बाकी देशों से हम डॉलर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन रूस के साथ ये शर्त नहीं है। रूस के साथ क्या होता है कि हम जो यहां से माल भेजते हैं, वो भेजते हैं 100 रुपए का, हमारे से क्या जाता है, जूट जाता है, चाय जाती है, 2-3 चीजें जाती है। वहां से बहुत कुछ आ रहा है, पेट्रोलियम भी आ रहे हैं, हथियार भी आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है। तो हम 100 रुपए का माल भेजते हैं
वो लोग 10,000 रुपए का माल भेजते हैं या 5,000 रुपए का माल भेजते हैं अनुपात में। तो होता क्या है कि उनका पैसा, क्योंकि उन्होंने 10,000 रुपए का माल भेजा तो 10,000 हिंदुस्तान की सरकार ने उनको दिए, रुपए में हो रहा है ट्रेड। ये रुपए हिंदुस्तानी बैंक में रहते हैं यहां पे। हमने तो 85 रुपए का या 100 रुपए का माल भेजा, तो 5,000 माइनस 100, 4,990 रुपए यहीं के बैंक में, हिंदुस्तानी बैंक में, भारतीय बैंक में रूस का पैसा रहता है। तो रूस के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करना अपने काले धंधों के लिए हिंदुस्तान में बहुत आसान है। उससे फंडिंग हो रही है यहां पे, उससे रिश्वत दी जा रही है, पार्टी की फंडिंग हो रही है, तरह तरह के काम हो रहे हैं। तो सीसी में रूस का बोलबाला है। इंदिरा गांधी को प्रॉप अप करना उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नेहरू की बेटी है। शास्त्री जी हट जाते हैं, इंदिरा गांधी आ जाती हैं। इंदिरा गांधी बहुत वीक है, लोहिया उनको गूंगी गुड़िया कहते हैं, बहुत उनको तंग करते हैं पार्लियामेंट में। ये सब हो रहा है और इस तरफ लोहिया की और दीनदयाल की दोस्ती हो रही है। इस दोस्ती से 67 के चुनाव में इसका परिणाम निकला। क्या निकला? इन लोगों ने यह सोचा कि कांग्रेस इसलिए जीत जाती है हर चुनाव क्योंकि ऑपोजिशन विपक्षी दलों के वोट बढ़ जाते हैं। तो इन्होंने ये एक नीति चलाई, एक सुझाव दिया, सबके सामने रखा कि भाई इस 67 के चुनाव में हम कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ एक ही ऑपोजिशन का उम्मीदवार खड़ा करें, उस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हो जो पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा वोट लेके आया। तो जहां जनसंघ का उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेके आया वहां जनसंघ का उम्मीदवार खड़ा हो, बाकी दल अपने उम्मीदवार हटा दे। जहां सोशलिस्ट उम्मीदवार सेकंड नंबर पे आया उसको वहां खड़ा होने दे, बाकी लोग अपने उम्मीदवार हटा दे। इस तरह की एक सुझाव उन्होंने दिया और काफी जगह कारगर हुआ। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे हिसाब से 67 में 12 राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें आई। मतलब उत्तर भारत में तो करीब करीब बहुत ही जगह, राजस्थान में, बिहार में, बंगाल में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, इधर तो था ही, दक्षिण में भी, कर्नाटक में और तमिलनाडु में ऐसा हुआ और केरल में। तो बहुत बड़ी सफलता मिली और इससे ये लोग हिलने लगे। तो देखिए उसी समय मतलब 66 लाल बहादुर शास्त्री चले जाते हैं, उसके बाद के इन दो लोग भी रास्ते से हटा दिए जाते हैं। दीनदयाल जी का ट्रेन में मर्डर हो जाता है और डॉक्टर लोहिया को अस्पताल में मार दिया जाता है, विलिंगडन अस्पताल, जिसका नाम अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल है। उसमें उनका एक मामूली प्रोस्टेट के ऑपरेशन में गफलत की जाती है और उनको सेप्टिक हो जाता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है और वो मर जाते हैं। बाद में इसकी, उस समय भी बहुत लोगों ने इस पे शक किया, एक डॉक्टर पाठक थे, उनको दोषी ठहराया गया। बाद में इस पे इंक्वायरी भी हुई और ये जो लोग जानते हैं उनको बिल्कुल पता है कि ये कोई ऑपरेशन में मरे नहीं डॉक्टर लोहिया, उनको मारा गया, बहाना ऑपरेशन था। तो ये दोनों को रास्ते से हटाया गया। मैं ये इंगित कर रहा हूं कि इसमें इसके पीछे भी रूस का हाथ है, विदेशियों का हाथ है। जो नेहरू गांधी फैमिली के रास्ते में आए उनको किसी तरह से मैनेज किया गया। अब उसके बाद इंदिरा गांधी को बड़ा नेता घोषित करने के लिए 2-3 काम उनसे करवाए गए, क्योंकि 12 राज्यों में तो विपक्षी सरकारें आ गई थी और केंद्र में भी मतलब कांग्रेस जीती पर बहुत ही मामूली मार्जिन से, ऑपोजिशन बहुत बड़ी संख्या में आया। उसके बाद यहां पर राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, 69 की शायद बात है। लोहिया चले गए हैं तब तक, दीनदयाल भी चले गए। 69 में चुनाव होता है। अब जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बाद कोई है तो वो एसएसपी है, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में काफी वोट्स हैं,
मतलब राष्ट्रपति चुनाव में आपको पता है कि लोकसभा के, राज्यसभा के एमपीज तो वोट देते ही हैं, जो जितने भी राज्य हैं वहां के एमएलए और एमएलसी भी वोट देते हैं। तो कांग्रेस के बाद अगर सबसे ज्यादा वोट किसी के पास है तो वह है सोशलिस्ट पार्टी के। उस समय कांग्रेस में भी झगड़ा चल रहा है और उसके पीछे भी विदेशी हाथ है, वो लोग इंदिरा को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कामराज वगैरह हैं, ओल्ड गार्ड जिनको कहा गया। तो उस समय कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट है संजीवा रेड्डी, और इंदिरा गांधी अपना पैंतरा चलती है रूसियों के शह पे, शायद वो अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। एक लेबर यूनियन लीडर थे वीवी गिरी, उनको राष्ट्रपति के लिए उन इंदिरा गांधी खड़ा करती है। अब टक्कर है संजीव रेड्डी में और वीवी गिरी में, और गिरी जो है वो इंदिरा के कैंडिडेट है और ये ऑपोजिशन के एक तरह से कैंडिडेट है। अगर उस चुनाव में सोशलिस्ट लोग जिसका साथ देंगे वो जीत जाएगा, क्रूशियल वोट है। और सोशलिस्टों में उस समय नेता दो हैं, बड़े नेता, ऐसे तो बहुत हैं, बड़े नेता हैं मधुलिमय और राजनारायण जी। राजनारायण जी देसी ठाठ के नेता हैं, वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, अंग्रेजियत वाले नेता नहीं है, देसी है वो। और मधुलिमय जरा पढ़े लिखे हैं, मार्क्स वार्क्स पढ़ रखा है और चीजें पढ़ रखी है। मैं ये नहीं कहना कि राजनारायण जी भी पढ़े लिखे आदमी थे, बीएचयू से थे, एमए किए हुए थे, लेकिन ठाठ देसी था, सोच देसी थी। तो साहब उसमें मधुलिमय को आर्गुमेंट करना और भाषा की ये सब चीजें उनको बहुत आती थी, और पैंतरेबाजी भी बहुत आती थी। वो पीछे की राजनीति भी जानते थे, आगे की तो जानते थे, पीछे की भी जानते थे। तो उन्होंने एक पैंतरा चला और सोशलिस्टों के ऊपर एक विप जारी करवा दिया। पहले उधर बात हो रही थी कि भाई ठीक है, खुला छोड़ दो, जिसको जिसको वोट देना होगा वो देगा वोट, हम कोई विप नहीं लाए। इन्होंने विप ले आए, और विप ला करके उन्होंने इंदिरा गांधी के कैंडिडेट के फेवर में सबको कहा उनके लिए आपको वोट देना। ये बिल्कुल जो लोहिया की जो नीति रही है थी तब तक, उसके बिल्कुल विपरीत जाने वाली बात थी। पर मधुलिमय हावी थे और उन्होंने ये करवाया। और मैं ये याद दिला दूं कि वो जो लिखता है कि 2/3 कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हमारे पॉकेट में हैं और दूसरी पार्टियों में भी हमने इन्फिल्ट्रेट कर दिया है। अब ये बात को आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, जो आपको करना है करिए। पर यहां सोशलिस्टों ने इंदिरा का साथ दिया। आगे बढ़िए, अब आप देखिए कैसे। अच्छा, इनका करना यह है, ये लोग करते क्या हैं कि अगर उनको लगता है फला आदमी अपने काम का है, तो पैसा तो बहुत है ही हिंदुस्तान की बैंक में, और उन्होंने न सिर्फ राजनीतिज्ञों को खरीद रखा है, पर उन्होंने ये अखबार वालों को भी खरीद रखा है, जर्नलिस्टों को, अफसरों को भी खरीद रखा है, एकेडमिक्स को भी खरीद रखा है, लिटरेचर वालों को भी खरीद रखता है। करते क्या है, अगर उनको आपको बढ़ाना है तो आपको 2-4 पुरस्कार दिलवा देंगे, आप पे कुछ अखबारों में लेख लिखवा देंगे, आपको उछाल देंगे। और अगर लगेगा कि नहीं वो फला आदमी अपने काम का नहीं है, अपने विरोध की बात करता है, उसको सप्रेस कर देंगे, दबा देंगे। ये इन्होंने खूब किया। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि देश की राजनीति कैसे चल रही है। वेस्टर्न ऑर्बिट वाली बात, जनता पार्टी की सरकार आती है और 2 साल भी नहीं चलती, 3 साल मान लीजिए, 2.5 साल मान लीजिए, और उसको तोड़ने में किसका सबसे बड़ा हाथ था, आप मुझे बताओ। उसमें भी आरएसएस को हवा बनाया गया, लेकिन हाथ, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मधुलिमय का। और मेरे पास एक इंटरव्यू है, अमिताभ घोष एक नॉवेलिस्ट हैं, अंग्रेजी के नॉवेल लिखते हैं, शायद इंग्लैंड में रहते हैं। अमिताभ घोष 98 में, जब जॉर्ज फर्नांडिस हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं,
और वो उनसे पूछ रहे हैं कि जब जनता दल की सरकार थी, मुरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, आप उनकी कैबिनेट में थे, और आपने उस दिन, जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, आपने खूब जम करके मुरारजी भाई की सरकार की के फेवर में बात की, और 24 घंटे बाद आपने चौधरी चरण सिंह के फेवर में बात की। तो आप पलटी कैसे खा गए 24 घंटे के अंदर? तो जॉर्ज फर्नांडिस ये कहते हैं, मैं क्या करता, मधु लिमय का मेरे ऊपर बहुत इमोशनल दबाव था। उन्होंने रात को आके मुझे कहा, मैं कोई आर्गुमेंट तुमको नहीं दूंगा, पर तुमको हमारे साथ होना है, यानी चौधरी चरण सिंह के साथ होना है। बेसिकली आपको जनता दल की सरकार को खत्म, मोरारजी भाई की सरकार को गिराना है। उसके बाद इनकी सरकार भी नहीं चली। तो ये पूरा का पूरा जो आर्किटेक्ट, इसमें चीफ आर्किटेक्ट है, और भी लोग दोषी होंगे, लेकिन चीफ आर्किटेक्ट है मधु लिमय। और फिर कौन, उनके काम से जनता दल खत्म हो जाता है, मतलब उनकी सरकार खत्म हो जाती है, फिर कौन आता है? फिर से इंदिरा गांधी आती है। तो मैं ये पैटर्न दिखाने की चेष्टा कर रहा हूं कि एक पैटर्न है जो हमको देखना चाहिए कि कैसे देश की राजनीति चली है। मतलब लोग बहुत, कई लोग जिनको हम बहुत ऊंचा मानते हैं, उनको भी तटस्थ होने की, देखने की जरूरत है कि हुआ क्या है। तो उसके बाद हम लोग ऐसे देखते, भाई रूस अलग है, इंग्लैंड अलग है, और अमेरिका अलग है। नहीं, जहां तक वो जो दृष्टि हम पे डालते हैं, वो लोग, उनमें एक तरह का टैसिट अंडरस्टैंडिंग होती है कि इस तरह से चलाना है। मैं मानता हूं आज भी है। ये देश हम लोगों को लगता है कि हम लोग चला रहे हैं, पूरी तरह से हम लोग ही चला रहे हैं। उनकी छत्र छाया में ही चल रहा है सारा का सारा मामला। तो ये मैं बात वो उस बात से जोड़ रहा हूं कि जो रूजवेल्ट ने जो बात कही कि भाई ये वेस्टर्न ऑर्बिट में रखो, वो लगातार चले आ रहा है, आज तक वही चले आ रहा है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तो क्या हो गया कि अब तो वैसा कोई रहा भी नहीं है जो, जिसमें वो संभावना बची हो कि देश को अपनी सभ्यतागत दृष्टि के अनुसार चलाए। अब तो वो खत्म है, कोई है ही नहीं, दिखता नहीं दूर दूर तक कोई ऐसा, किसी भी पार्टी। भाजपा और मोदी के बारे में क्या कहते हैं आप? वो सोच ही नहीं है। कुछ इंडिविजुअल्स की होगी तो मैं नहीं जानता, लेकिन इनका जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसमें तो कोई फर्क नहीं है। और ये विदेशियों को तो उसी से मेन मतलब है, क्योंकि अब तो ये कर दिया ना, अब तो सबको विकास के रास्ते पर डाल दिया, पूरी दुनिया को, सब इसी रेस में लगे हैं। अब आप देखिए, क्या आप मोदी की बात करेंगे? अभी रामदेव जैसे आदमी ने, जो मोदी समर्थक हैं, उन्होंने एक दवाई निकाली कोरोना की, पर उनको ये परमिशन नहीं है कि आप वो बोल सकें साहब ये कोरोना की दवाई है। उनको इम्यूनिटी बूस्टर बोल के बेचना पड़ता है। सिद्ध जो ये एक पूरी परंपरा है, उन्होंने दवाई निकाली है, उनको भी इम्यूनिटी बूस्टर बोल के बेचना पड़ता है। तो देशज परंपरा को वो स्थान नहीं दे रहे हैं जो एलोपैथी को दे रहे हैं। ये बीच मोदी की सरकार है ना, तो ये ऐसे ही हो रहा है क्या? अभी ना तो समझ है, और कोई दबाव भी होगा पीछे से, मैं नहीं जानता। अभी जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए अभी मोदी जी बिहार गए थे। वहाँ पे उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यदि बिहार में भाजपा की सरकार आती है तो हम जो है कोरोना की जो वैक्सीन बनेगी वो फ्री में देंगे। हाँ, ठीक है, वही तो कोई फर्क नहीं रह गया ना, यही मैं कह रहा हूं। मतलब वो वैसी सोच वाले लोग या तो बिल्कुल, मतलब वो अदृश्य हो गए हैं, जो प्रोमिनेंस में है, एटलीस्ट राजनीति में, अफसरशाही में, एकेडमिक दुनिया में, पत्रकारों की दुनिया में। वो जो भी है आपस में भले ही लड़े, सोच पैराडाइम वही है।
उसी पैराडाइम के लोग, उसी में बाएं दाएं करते रहते, वो खास फर्क नहीं है। अर्नब गोस्वामी और इंडिया टुडे या अर्नब गोस्वामी और एनडीटीवी में मैं बहुत फर्क नहीं करता हूं। ये तो झगड़े नाटक वाले झगड़े हैं। जैसे पेप्सी कोला और कोका कोला का झगड़ा है। वो अगर पेप्सी कोला कोका कोला का झगड़ा मिट जाए, यानी एक हो जाए, तो इनकी सेल कम हो जाएगी। वो झगड़े में दोनों की सेल बढ़ती रहती है। तो अब तो वो शक्तियां ही नहीं रही, मुझे नहीं लगता। मतलब ऐसा मान लो, मैं मानता हूं कि राजनारायण जी में वो सोच थी, वो वैसी सोच नहीं थी जो लोहिया की थी, या जयप्रकाश जी की रही होगी, या दीनदयाल जी की रही होगी, लेकिन लोहिया इसमें राजनारायण जी में वैसी सोच थी, अपने चौधरी चरण सिंह में वैसी सोच थी। मैं तो उनका एक इकोनॉमिक्स में लेख मैंने पढ़ा कुछ दिनों पहले, हम लोगों ने छापा भी था उसको, मैं पढ़ के दंग रह गया, ये आदमी ऐसा सोचता है। पर अब तो वैसी सोच वाले लोग ही नहीं रहे, दिखते नहीं है कम से कम। बाद में जो कुछ समाजवादी नेता जैसे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार इत्यादि हुए, उनके बारे में क्या कहते हैं? ये तो वैसे ही है ना समाजवादी, जैसे वो कौन सा वो एक महंत जेल में बैठा है, वो गुजरात वाला, वो अपने को हिंदू कहता है ना, और बड़ा वो जो बाबा, बहुत लंबी सी दाढ़ी है उसकी। ओ, गुरमीत राम रहीम इंसान? नहीं नहीं, वो नहीं, गुजरात वाला, ये तो पंजाब के थे। आसाराम जी और बापू। आसाराम। हाँ। अब वो अपने को हिंदू नेता कहे, है क्या, कहने को कह ले, तो ये समाजवादी कह ले अपने आप को, कहने में क्या हर्ज है भाई। हम 1000 कुकर्म करें और फिर एक तिलक भी लगा लें और एक कंठा भी पहन लें, और हाँ, आप मेरे को बोले देखो ये बदमाश हिंदू है, पर मैं कोई हिंदू हूं क्या? लेकिन इन सबको तो लोहिया जी का ही प्रोडक्ट माना जाता है। मान लीजिए लोहिया जी से तो जब लोहिया जी की तो डेथ हो गई होगी जब इनकी उम्र होगी 15-16 साल। लेकिन भाषणों में सब लोहिया का ही नाम लेते हैं, शुरू से ले हाँ रहे हाँ हैं हाँ, उनके गांधी लिए। जी का नहीं लेते क्या लोग? नेताजी का नहीं लेते क्या लोग? वो तो माला तो जपना ही पड़ता है, जपते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी करिए। मोदी जी भी तो बहुत सारे नाम लेते होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो एक रिचुअल है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1942 में रूजवेल्ट साहब ने जो बात कही कि भाई, वेस्टर्न अंग्रेजों ऑर्बिट। को कहा कि भारत की आज़ादी का मुद्दा आपका है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि आगे भी भारत जो है पश्चिमी ऑर्बिट में ही रहे। तो तब से लेकर अभी तक भारत उसी ऑर्बिट में घूम रहा है। और अब तो लगता नहीं कि उससे निकलने का कोई संभावना भी बची है, मुझे तो नहीं लगता। मतलब ये संभावना एक तरह से तो हमेशा रहती है, लेकिन जो दिखाई देता है कि भाई ये इस आदमी में या इस दल में ऐसी कुछ सोच होगी, वो नहीं दिखाई देती। बीज रूप में तो रहता ही होगा। तो शिक्षा मैं के तो जो आज भी मानता हूं कि साधारण भारत का जो साधारण आदमी है, जो ज्यादा इस आधुनिक शिक्षा के चक्कर में नहीं आया है और आधुनिकता के चक्कर में नहीं आया है, उसमें अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको उसमें वो सब चीजें दिखाई देंगी जो एक स्वस्थ सहज समाज के लिए आवश्यक है। लेकिन उसको पहचानने की कुवत पहले तो, और फिर उसको बिल्डअप करने की नीतियां, कि वो उसमें कैसे शक्ति भरी जाए, कैसे उस चीज को उभारा जाए, क्योंकि ये दूसरी तरह की जो वेस्टर्न ऑर्बिट के से अलाइंड जो शक्तियां हैं, वो तो हर जगह हावी है ना। शासन तंत्र में वो हावी है, मीडिया तंत्र में वो हावी है, शिक्षा तंत्र में वो हावी है, ये लोग हावी हैं। मोदी और वो तो मोदी क्या कर लेंगे? मोदी भी उसी सोच के हैं मेरे हिसाब से। तो आप वो उससे कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे? तब लड़ाई लड़ी जाएगी जब पहले उसको पहचाना जाए, वो जो हमारे साधारण में है, और फिर उस साधारण का जो उसके उसकी ताकत को कैसे स्थापित और उभारा जाए, इसके बारे में चिंतन होना चाहिए।
क्योंकि वो मूक है, वो वॉइसफरस नहीं है। ये जो दूसरी शक्तियां हैं, ये बोलने में माहिर हैं, बोलती हैं, एक तरह अहंकार की वजह से बोलती हैं, एक तरह का विश्वास है, क्योंकि इनको पता है ये सिस्टम कैसे चलता है, ये सिस्टम चलाना जानते हैं, इसलिए इनको बहुत सारा अहंकार आ जाता है। इनको लगता है ये सब कुछ जानते हैं। वो जो जिनकी मैं साधारण की बात कर रहा हूं, वो इस सिस्टम को न तो चलाना जानता है और न समझता है। ये सिस्टम उसका नहीं है, ये उसके अनुकूल नहीं है। उसके अनुकूल सिस्टम बने तो वो ताकतवर हो जाएगा, पर उसके लिए आपको चिंतन करना होगा। कोई ऐसी मैजिक वैंड नहीं है कि साहब इधर से उधर कर दीजिए, और कौन करेगा? वो करने वाला एक तंत्र खड़ा होना चाहिए, करने वाला एक संगठन खड़ा होना चाहिए। वो जब होगा तब होगा, पर वो बीज रूप में है, पर वो अभी मूक है। आप उससे पूछिए तुमको क्या आता है, तो हमारा साधारण आदमी बोलेगा कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही थोड़ा बहुत खेती कर लेते हैं, या थोड़ा बुनकरी, या ये कर। वो जैसे एक आम गृहिणी को अगर आप बोलें कि आप क्या करती हैं, तो बोलेंगी कुछ नहीं करते। वो अपने घर के काम को बहुत महत्व नहीं देती है, और उससे आप पूछिए आपको क्या क्या आता है, तो वो बोलेगी मुझे खास कुछ नहीं आता। वैसे ही हमारा साधारण आदमी भी बोलेगा। लेकिन आप अगर ये बोले कि भाई मेरी माँ जब मैं बीमार होता था, तो वो ऐसी एक खिचड़ी या ऐसा एक दाल का पानी बना के मुझे देती थी, तो वो उसमें 4 चीजें और जोड़ देगा। यहाँ साहब हम लोग ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। वो बात से बात जोड़ता है, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देना जानता, वो बात से बात जोड़ना जानता है। उसकी दुनिया अलग हो गई है, और उसको लगता है कि ये दुनिया तो मेरी नहीं है। ठीक है, अपना काम चला रहा है, मूक है वो, पर उसमें बहुत सारे मूल्य, वो मूल्यों के साथ जीता है। मोटा मोटी वो आदमी, वो साधारण। हम जो पढ़े लिखे हो गए, हम मूल्यों की बात बहुत करते हैं, फ्रीडम की, राइट की, इक्वालिटी की, जेंडर की, हैन की, तैन की, पता नहीं कितनी ह्यूमन राइट्स की, वो सब पब्लिक स्पेस में। हमारे निजी जीवन में राइट्स वाइट्स का कोई मतलब नहीं है, बस उसमें फ्रीडम चाहिए, मैं जो चाहूं वो करूं, तुमको कोई मतलब नहीं है। वो तो मूल्यों के साथ जी रहा है। ये ताकत हमको दिखनी चाहिए। हम तो उसको पढ़ाने में लगे हैं कि तुम भी फ्रीडम और राइट की बात करने लगो। मैं तुमको एक बहुत सुंदर किस्सा सुनाता हूं, मेरे साथ घटा। हमारे साधारण कैसे सोचता और कैसे देखता है, उसको हम मूर्ख मानते हैं। मैं एक बार यहां से, मसूरी रहता हूं, मैं केम्प्टी जा रहा था कुछ अपने स्कूल के काम से। उस दिन यहाँ पे ये था, वोटिंग थी। तो रास्ते में एक छोटा सा मंदिर आता है, स्थानीय मंदिर। उस मंदिर की पुजारिन, मतलब पुजारी की पत्नी सड़क पे खड़ी थी, हमसे लिफ्ट मांगा उसने, तो मैंने लिफ्ट दे दी। तो बोली हमको भाई साहब केम्प्टी तक छोड़ दीजिए। मतलब हाँ, कि कैसे जा रही हैं? बोले आज वो है ना, आज तो मत है, तो मैं मतदान देने जा रही हूँ। तो मैं ठीक है। तो रास्ते में 20-25 मिनट का सफर था, तो मैंने पूछा अरे ऐसी बात बात में किसको देंगी आप? तो वो बोली, हम सोचे या तो बोलेगी नहीं नहीं आपको क्यों बताऊं, या कोई किसी का नाम लेगी। हम क्या बोलती है कि मैं वहां जाके देखूंगी, जो उम्मीदवार जीतने का लगेगा मुझे, जिसके बूथ होता है ना बाहर में, जिसके बूथ पे ज्यादा भीड़ होगी, मैं उसको वोट। मैं बोला इसका क्या मतलब? बोली देखिए मैं मतदान करने जा रही हूं, तो दान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो जो जीतेगा उसको मैं अगर अपना मतदान दूंगी तो मेरा दान सार्थक होगा, और जो हारेगा उसको दे दूंगी तो निरर्थक हो जाएगा। तो अब वो आप उसको सिखा रहे हैं मताधिकार, वोटिंग राइट, और वो सोच रहा है मतदान के हिसाब से। उसकी दृष्टि दान वाली है, आपकी दृष्टि अधिकार वाली है। अब ये बहुत, अब एक तरह से आप लोग तो बोले कितनी मूर्ख है वो, बोल सकते ना, पढ़ा लिखा आदमी यही बोलेगा। मुझे इसमें कुछ और दिखाई देता है कि अगर इनकी दृष्टि ये वाली है, तो हम इस
इस सोच के अनुसार अपना तंत्र क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं? क्या कोई बहुत ठीक है, समय लगेगा, पर इसमें सोचना तो शुरू करें। वो मूर्ख नहीं है, उसका ऐसा सोचना है। दान कोई बुरी चीज नहीं है, दान का सदुपयोग हो, इसको लेकर के हम कैसी व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं? इस देश में तो बहुत दान दिया जाता था। बेंटिक उस समय 1827 में कहता है कि अब यहाँ का बंगाल का पढ़ा लिखा आदमी, हमको चिंता मत करिए, क्योंकि बंगाल का पढ़ा लिखा आदमी दान दक्षिणा बंद कर दिया देना, और बचे हुए पैसे से हमारी नकल करने में वो उस पैसे को खर्च कर रहा है, या हमको खुश करने में, हमको एंटरटेन करने में। तो कितना बड़ा हिस्सा दान होता था यहाँ, कि उसने उसको बचा करके ये काम करना शुरू कर दिया। हम इन चीजों को रिवाइव कर सकते हैं क्या? मतलब मुझे बचपन में याद है कि व्यापारियों के घरों में धर्मादा खाता होता था, कि आप जब ले रहे हैं कोई चीज, आपने धान खरीद की, तो धान आपने 40 रुपए में खरीद की, तो आप अपने खाते में 40 रुपए प्लस उसका 1% 2% लगा करके आप उसको डेबिट करते थे एक्सपेंस अकाउंट को, और वो जो एक्स्ट्रा होता था उसको धर्मादे खाते में क्रेडिट कर लेते थे। और वैसे ही जब आप कोई सामान बेचते थे, तो आपने अगर 50 रुपए में बेचा है, तो आप सेल आपकी होती थी 49 रुपए समझ लो, और 1 रुपए को आप धर्मादे खाते में क्रेडिट, तो धर्मादा खाता आपका बढ़ता जाता था। अब कोई आ गया जिसको आपको दान देना, आपको सोचना नहीं पड़ता था, धर्मादे में अगर पैसा है तो दे दो उसको निकाल कर। ये सिस्टम को हमने बंद कर दिया, इनकम टैक्स डिसअलाउ कर दिया, वो खत्म हो गई सारी परंपरा। उसमें होता होगा बेईमानी, उसमें होती होगी थोड़ी बहुत चोरी, मैं ये नहीं मना करता हूं। आज बंद हो गई क्या चोरी और धोखाधड़ी? अरे एक परंपरा चल रही थी, चलने देते, उसको और टाइट कर लेते। आपने उसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया। तो हमने सिस्टमैटिकली हमारी परंपराओं को, अच्छी परंपराओं को खत्म किया है। ये है वेस्टर्न ऑर्बिट। दूसरा तरीका यह होगा कि जो अच्छी परंपराएं रही हैं, अच्छी आदतें रही हैं, अच्छे मूल्य रहे हैं, अच्छे स्वभाव रहे हैं, उसको आप इनहैंस करिए अपने सिस्टम के थ्रू।